बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़उ। आमीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन। बेसिक अरबिक ग्रामर कोर्स के अंदर आज हमारा लेक्चर 8 है और आज का हमारा टॉपिक है इसम की एराबी हालत, या इसे कह सकते हैं कि इसम के एराब। इंग्लिश में हम इसे बोल सकते हैं कि स्टेटस ऑफ नाउन। और ये क्या चीज़ है? एक बात याद रखें कि जो एराब है इसम का, जब तक ये समझ नहीं आ सकता तो अरबी आपको समझ में नहीं आ सकती। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसम के अंदर, अरबी जुबान के अंदर, वो है इसम के एराब। ठीक है, तो आज से आप ये समझ लें कि अब तक जो कुछ हम पढ़ रहे थे वो बस एक आसान सी चीज थी, जो कि इसमें हम अपनी उर्दू लैंग्वेज का बहुत ज्यादा सहारा लेते थे और कभी कभार हम इंग्लिश की भी कुछ चीजें उसमें इंट्रोड्यूस कर लिया करते थे। लेकिन आज से आप समझें कि आप असली में अरबी सीखने जा रहे हैं, तो बहुत ही अहम टॉपिक है और इसको बहुत ही एहतियात से सुनना है और बहुत अच्छे तरीके से इसको आप लेकर चलना है। और समझने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बार बार चीज़ों को लेकर लिख कर नहीं सॉल्व नहीं करेंगे, या कुरान को खोल कर और उसके अंदर से अल्फाज को ढूंढ ढूंढ कर पहचानने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक फिर आपकी अरबी सही नहीं हो सकती। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इसके अंदर एक दफा फिर से हम उसी चार्ट के ऊपर आएंगे जिसमें हम पहले दिन से आ रहे हैं, और वो है कि इसम को जुमले में इस्तेमाल करने से पहले उसके बारे में कौन सी बातें जानना जरूरी हैं। ये 4 बातें थी जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहली 3 कवर कर ली हैं। सबसे पहली थी जिन्स मुजक्कर मुअन्नस, फिर था अदद यानी वाहिद मुसन्ना और जमा, फिर थी वुसरत यानी मारफा और नकिरा। इसके अंदर से जिन्स और अदद को आपने बहुत अच्छी तरह समझ लिया, इसकी काफी अच्छी प्रैक्टिस भी कर ली, और इसका हमने एक बड़ा टेस्ट भी ले लिया है। और टेस्ट देखकर मुझे खुशी हुई है कि माशाल्लाह काफी हद तक आप लोगों को चीज समझ में आ गई है। जहां तक रह गया वसत का ताल्लुक, तो जो पिछला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 7 वसत के ऊपर, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग था, थोड़ा मुश्किल लगा लोगों को। मगर घबराना नहीं है, वसत के टॉपिक को एक दफा हम फिर रिपीट करेंगे, लेकिन तब जब एराब को हम अच्छी तरह से कवर कर चुके होंगे। और एराब को खत्म करने के बाद आपको जब दोबारा से एक दफा वसत का टॉपिक पढ़ाया जाएगा, फिर इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो आपने उस चीज को लेकर परेशान नहीं होना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वसत आपको समझ में आ गया है कि एक्चुअली कुछ मार्फा चीजें होती हैं और कुछ नकिरा होती हैं, और बस इतना फिलहाल जानना काफी है। उसकी बहुत ज्यादा डिटेल में अभी हम दोबारा से नहीं जाएंगे। फिलहाल हमारा सारा फोकस होगा एराब को लेकर, मगर एराब के साथ साथ हमें जिन्स और अदद की बार बार जरूरत पड़ेगी। वो आज के लेक्चर से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों जरूरत पड़ेगी, और यही वजह है कि जिन्स और अदद का एक अच्छा बड़ा सा टेस्ट भी मैंने बना दिया, ताकि अच्छी तरह से आपकी जिन्स और अदद की तैयारी हो जाए। आपको इसम को देखते ही अब पहचान हो जानी चाहिए कि क्या इसम मुजक्कर था या मुन्नस था, क्या इसम वाहिद की फॉर्म में था या मुसन्ना की फॉर्म में था या जमा की फॉर्म में था। जब ये 5 बातें यानी मुजक्कर, मुन्नस, वाहिद, मुसन्ना, जमा, ये अगर आपको इसम को देख के पहचान सकते हैं आप, और बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, तो एराब आपको समझ में जल्दी आएंगे। ठीक है, तो आते हैं जी एराब के ऊपर कि आखिर ये एराब है क्या। तो एराब का मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो शॉर्टेस्ट इसका मीनिंग है अरबी बनाना। ठीक है, अरबी बनाना। यहां से ऑनवर्ड्स आप एराब जो उर्दू में हम पढ़ते थे ना, जबर जेर पेश जिसे एराब लगाइए, कोई लफ्ज दे दिया जाता था और कहा जाता था एराब लगाइए, और उसमें हमारे एराब क्या होते थे, हमने जबर जेर पेश और साकिन डालना होता था। ठीक है, ये वो एराब नहीं है। हम पहले बहुत पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, वो हरकत थी। एराब क्या है वो आज हमें पता चलेंगे। ठीक है, इसका बेसिक शॉर्टेस्ट मीनिंग क्या है, सिंप्लीफाइड मीनिंग के अरबी बनाना। ठीक है, अरबी की पहचान। अब हम देखते हैं, उर्दू से मैं एग्जांपल दूंगी और इंग्लिश से, कि अरबी के अंदर एराब की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, ये उर्दू के एराब नहीं है, पहली बात याद रखनी है। और उर्दू में एराब मौजूद नहीं है, उर्दू में वही एराब है जो हम जबर जेर पेश करते हैं। इस तरह के एराब जो आज हम अरबी जबान के अंदर पढ़ेंगे, ये उर्दू में भी मौजूद नहीं है और ये इंग्लिश में भी मौजूद नहीं है। क्यों मौजूद नहीं है और अरबी में इनकी क्या जरूरत पड़ी, पहले हम इसको समझ लेते हैं।
तो आप एक जुमला देख रहे हैं, जैद ने हामिद को मारा। इसके अंदर दो इसम है, एक है जैद, एक है हामिद। अब अगर हमने जुमला बोला सही ग्रामर के साथ उर्दू का, जैद ने हामिद को मारा, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि किसने किसको मारा था। ठीक है, क्योंकि पता चल रहा है जैद मारने वालों में से था और हामिद मार खाने वालों में से था। यानी जैद क्या था, फाइल जिसने मारा, और हामिद कौन था, मफूल जिसने मार खाई, जिसके ऊपर काम हुआ। ठीक है, कैसे पता चला आपको उर्दू की जुबान में ये चीज देखकर? ये जो अल्फाज बीच में आ रहे हैं ना, ने और को, ये अल्फाज सपोर्ट कर रहे हैं इस जुमले को। अगर मैं सिर्फ कहूं जैद हामिद मारा, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आप कहेंगे किसने किसको मारा? क्या जैद ने हामिद को मारा, या हामिद ने जैद को मारा, या जैद और हामिद दोनों को किसी ने मारा? अभी नहीं पता। आपको जुमले की पहचान कैसे हुई? ने और को की मदद से। ठीक है, अच्छा इंग्लिश में आ जाते हैं। सेम एग्जाम्पल, जैद हेल्प्ड हामिद, जैद ने हामिद की मदद की। ठीक है, जैद हेल्प्ड हामिद। अब यहां पे कैसे पता चल रहा है किसने काम किया और किसके लिए काम किया? ये देखें, जैद है सब्जेक्ट यानी फाइल, हामिद है ऑब्जेक्ट यानी मफूल। अब यहां आपको कैसे पता चला? क्या यहाँ पे ने और को जैसे कोई अल्फाज थे? नहीं, यहाँ पे सिर्फ जैद था, हामिद था, और जिस तरह यहाँ पे मारा था, इस तरह यहाँ पे एक मदद का लफ्ज था, हेल्प्ड। तो दो इसम है और एक वर्ब है। लेकिन इधर कैसे पहचाना? इधर पहचाना इसकी प्लेसमेंट से, जगह से। उर्दू के अंदर सपोर्टिंग वर्ड्स मौजूद होते हैं, ने और को और में, का, के, की, इस तरह के अल्फाज, जहां से हमें पता चलता है, जुमले में पहचान होती है कि कौन काम कर रहा है और कौन किसके ऊपर काम हो रहा है, कौन किस रोल में है। इंग्लिश में सपोर्टिंग वर्ड्स की बजाय प्लेसमेंट बताती है, आपको जगह बताती है। जो शुरू में आ रहा है वो काम करने वाला है, जो वर्ब से पहले आया उसने काम किया, और जो वर्ब के बाद था उसके ऊपर काम हुआ। ठीक है ना? तो ये है जी अरबी, उर्दू और इंग्लिश। अब मसला ये है कि अरबी में ना तो जगह से फर्क पड़ता है। अरबी में जगह अगर आप लफ्जों की तब्दील कर दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और उर्दू में जो है वो सॉरी, अरबी में ना ही ने और को जैसे कोई अल्फाज मौजूद हैं। ठीक है, तो उर्दू, दो लैंग्वेजेस हम जानते हैं ना, उर्दू और इंग्लिश। उर्दू में हमें जो लफ्ज मिलते हैं जिससे जुमले का मतलब समझ में आता है, वो वाले लफ्ज अरबी में मौजूद ही नहीं है। दूसरा तरीका था इंग्लिश वाला कि आप प्लेस लिख दें, जैद को पहले लिख दें, हामिद को बाद में लिख दें, तो आप पता चल जाएगा कि जैद ने मारा हामिद को या जैद ने मदद की हामिद की। ठीक है, लेकिन अरबी में ऐसा कोई चक्कर भी नहीं है। अक्सर जगहों पर जैद पहले आएगा और हामिद बाद में, अक्सर जगहों पर हामिद पहले आएगा जैद बाद में। लेकिन हम ये नहीं पता चल सकते कि आगे पीछे करने से क्या जुमला चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे आते हैं एराब, यहाँ पे आते हैं एराब। ठीक है, अब देखते हैं एराब का एक नया मीनिंग। एक मीनिंग तो हमने देखा ना, सिंपलेस्ट मीनिंग, एराब का मतलब है अरबी बनाना। इसका मजीद मीनिंग है क्या एक्चुअली, यानी कैसे अरबी बनाना, क्या मतलब है इस बात का? तो देखते हैं ये क्या है। एक्चुअली माना की तब्दीली के बगैर इसम की हालत और शक्ल की तब्दीली को एराब कहते हैं। यानी एराब इसम के मतलब को चेंज नहीं करेगा, सिर्फ उसकी हालत और उसकी शक्ल में कोई ना कोई तब्दीली ले आएगा। ठीक है, उसकी हालत या उसकी शक्ल में कोई ऐसी तब्दीली आ जाएगी इसम में जिससे मतलब चेंज नहीं होगा, लेकिन हमें ये देख के पता चल जाएगा अब ये बंदा काम कर रहा था या इसके ऊपर काम हो रहा था। क्या वो जैद की जगह पे खड़ा होके मार रहा था या वो हामिद की जगह पे खड़ा होके मार खा रहा था? समझ में आई? एराब से क्या फायदा हो रहा है, एराब से हमें क्या पता चल रहा है? एराब का मतलब है किसी भी इस्म का मीनिंग चेंज नहीं करता एराब। एराब उस इस्म के अंदर कोई ना कोई शक्ल में ऐसी तब्दीली ले आता है, उसकी हालत में ऐसी तब्दीली ले आता है कि उस तब्दील हुई हुई हालत को देखकर हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे इस जुमले के अंदर इसका काम क्या था। ठीक है, ये है एराब। तो अब देखते हैं राब की हालत, कितनी कितनी तरह की हालतें बदल सकता है इसम। इसका मतलब है कि इसम कोई हालतें अपनी चेंज करेगा, कोई अपनी शेप चेंज करेगा, कोई फॉर्म चेंज करेगा। कितनी हालतें हैं? एराब की तीन हालतें हैं। इसम तीन तरह की एराबी हालतों में पाया जा सकता है। ठीक है,
अब जो मैं 3 चीजें बताने जा रही हूँ, सबकी नोटबुक पे ये चीजें लिखी भी होनी चाहिए और सबके जहन में अच्छी तरह ये याद भी हो जानी चाहिए। ये वो चीज है जिसे आपने रट्टा मारना है। अगर आप इसको नहीं याद कर सकते या इन अल्फाज को नहीं याद कर सकते तो फिर आप आगे चलकर कुछ भी नहीं सीख सकते, क्योंकि अब हमने अरबी के अंदर ये बात बार बार बोलनी है, आप मेरे मुंह से सुनेंगे। रफा, नसब, जर। रफा, नसब, जर। मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगी रफा का क्या मतलब था, नसब का क्या मतलब था, जर का क्या मतलब था, ये आपको याद करना पड़ेगा। इस्म की 3 तरह की अराबी हालतें हो सकती हैं, रफा, नसब, जर। ठीक है, लिख लें और इसी पैटर्न में याद करें, इसी ऑर्डर में। इस ऑर्डर को खराब नहीं करेंगे तो आपको फिर सीखने में आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। हमेशा पहले रफा को रखें जहन में, फिर नसब को रखें जहन में, और फिर जर को रखें जहन में। ठीक है, बार बार रिपीट करें। आज आपने उठते बैठते, खाना खाते, किचन में जाते, नहाते धोते, सब तरफ एक ही काम करना है, रफा नसब जर, रफा नसब जर। ठीक है, इसे कहते हैं हालत। और जिस हालत में, अगर रफा की हालत में कोई इसम मौजूद है तो उस इसम को क्या कहते हैं, मरफू, मंसूब, मजरूर, इस तरह। ठीक है, आप इस दे में से एक ही चीज याद रख लें, रफा नसब जर। आपको खुद ही अगली चीज, ये वाली चीज याद करने की जरूरत नहीं है। कभी कभार मैं रफा बोलूंगी, कभी मरफू बोलूंगी, बात सेम है। एक सिर्फ हालत का नाम है और एक उस हालत में मौजूद इसम का नाम है। ठीक है, तो असल चीज है ये, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि हो सकता है कहीं आप कभी मेरे मुंह से सुने या किसी स्लाइड पे लिखा देखें मरफू। अब आपको पता है इसमें एक्चुअली बीच में रे, फे और आइन है, रफा। ठीक है, तो मरफू। नसब इसमें मंसूब, जर इसमें मजरूर, ये जीम रे और नून स्वाद बे, ये सब मौजूद है इसके अंदर। ठीक है, तो आपने इन दोनों में से कोई एक चीज याद रखनी है, सिंपल ये वाली चीज है। हालत तो आप बेहतर है कि ये नाम याद रख लें, रफा, नसब, जर। ठीक है, इसमें कोई छूट नहीं है कि जी आपको ये नाम ना याद ना भी हुए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, फर्क पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था जहां जहां फर्क पड़ेगा वहां मैं आपको मेंशन कर दूंगी। ये वो नाम है अरबी में जिसको अरबी जबान की समझ आनी हो, उसको ये नाम आते होने चाहिए, वरना काम नहीं हो सकता। ठीक है, रफा, नसब, जर। आगे चलते हैं। मजीद ये जानने के लिए कि रफा, नसब और जर होते क्या है, उससे पहले मैं एक दफा फिर एक पुरानी बात दोहराऊंगी, और वो ये है कि अब तक हमने 3 चीजें पढ़ी, जिन्स, अदद, वुसअत। जिन्स के अंदर हमने 2 तरह की चीजें पढ़ी, मुजक्कर, मुअन्नस। अदद के अंदर हमने पढ़ा वाहिद, मुसन्ना, जमा। वुसअत के अंदर हमने पढ़ा मारफा और नकिरा। ये दोबारा से स्लाइड में क्यों ले आई हूँ, बार बार मैं ये क्यों दोहरा रही हूँ, उसकी वजह ये है कि अब हमने जो एराब का टॉपिक पढ़ना है, यानी हमने इसम, इसम को ही हम पढ़े ना। इसम क्या, जो देखना है कि जो हालतें कौन कौन सी कब कब तब्दील कर रहा है, वो इन सारी चीजों के लिए फर्क फॉर्मूले हैं। ठीक है, अगर हम कहेंगे कि वाहिद, इसम वाहिद है तो उसकी हालतें मुख्तलिफ तरीके से चेंज होंगी। अगर हम कहेंगे इसम मुसन्ना है तो उसकी हालतें मुख्तलिफ तरीके से चेंज होंगी। अगर हम कहेंगे जमा है तो उसकी हालतें मुख्तलिफ तरीके से चेंज होंगी। अगर हम कहेंगे जमा में मुजक्कर है तो अब डिफरेंट होगा पैटर्न। अगर हम कहेंगे जमा में मुअन्नस है तो हम कहेंगे डिफरेंट है पैटर्न। अगर हम कहेंगे मारफा है तो तब डिफरेंट पैटर्न होगा, अगर हम कहेंगे नकरा है तो तब डिफरेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आती होंगी तो आप एराब सीख सकेंगे। और ये सारी चीजें, हर तरह का एक एक पैटर्न अलग अलग तरीकों से एराबी हालत बताता है, यानी कि वाहिद की एराबी हालत मुख्तलिफ होगी मुसन्ना से, मुसन्ना की एराबी हालत मुख्तलिफ होगी जमा से। ठीक है, तो हम एकदम से सारा कुछ कवर नहीं करेंगे। आज के दिन मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए 2 तरह के फॉर्मूले रखे हैं, और वो कौन से हैं, वाहिद और मुसन्ना। ठीक है, वाहिद और मुसन्ना। वाहिद कौन सा था, वो इसम जो सिंगुलर होता है, यानी एक, एक मर्द, एक औरत, एक बच्चा, एक झूठा, एक सच्चा, एक। मुसन्ना क्या है, 2 चीजें, 2 मुसलमान, 2 काफिर, 2 बच्चे, 2 औरतें। सही। वाहिद हमने सारे लफ्ज पढ़े डिफरेंट तरीकों से। मुसन्ना का क्या, मुसन्ना की क्या पहचान थी, उसी वाहिद लफ्ज के आगे जब आनी आ जाता था, अलिफ और नून जेर नी, ठीक है, तो वो मुसन्ना बन जाता था। जैसे रजुल वाहिद, एक मर्द, रजुलानी, 2 मर्द। ठीक है, बिंत एक लड़की, बिनतानी 2 लड़कियां। ठीक है, ये अगर आपको अब तक पता है तो अब चलते हैं फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, तरीका कार देखते हैं कि वाहिद के लिए इसम की एराबी हालत किस तरह से शक्ल इख्तियार करती है और मुसन्ना के लिए किस तरह से।
तो सबसे पहला हमारा आज का टॉपिक है मेन, वाहिद इस्म के एराब। वाहिद सिंगुलर, ठीक है। हर चीज पे ये फॉर्मूला फिट नहीं होगा, इसीलिए मैंने बोल्ड करके रेड में लिखा वाहिद इस्म, एक इस्म। सबसे पहले इसकी हालत रफा को देखते हैं कि हालत रफा में वाहिद इस्म किस तरह दिखता है। अगर इसम वाहिद हो तो हालत रफा में उसके आखिर पर दो पेश वाली तनवीन को दाखिल कर देंगे। तनवीन होती है ना, दो जबर दो जेर दो पेश, ठीक है। हालत रफा में इसम हो तो वाहिद हो अगर, तो उसके एंड में आखिरी लेटर के ऊपर दो पेश डाल देते हैं, जैसे मुहम्मदुन, ठीक है। इससे पहले अक्सर आपने देखा होगा, मैं कभी डालती थी पेश, कभी नहीं डालती थी। इवन आप लोगों ने जो टेस्ट दिए उसके अंदर जेर जबर पेश के बड़े रूल्स वायलेट किए हैं, मगर मैंने उन चीजों के मार्क्स नहीं काटे, क्योंकि अभी तक हम एराब पे नहीं पहुंचे थे। हाँ, अब एराब के टॉपिक को पढ़ लेने के बाद कोई गुंजाइश नहीं बची है आप लफ्ज के आखिर में क्या डाल रहे हैं, क्योंकि अब चीजें चेंज हो रही हैं। अब आपको पता होगा कि एराब है ये, ठीक है। तो मुहम्मदुन, दो पेश तनवीन, ठीक है। वाहिद इसम है मोहम्मद, ठीक है ना, नाम है ना, और वाहिद है सिंगुलर। तो इसके एंड पे क्या आ रहा है, दो पेश। अब जब ये लिखा देखा कहीं भी मोहम्मदुन, किसी इसम वाहिद इसम के ऊपर आपने दो पेश देख ली, तो आपसे पूछा जाए कि ये इसम इस वक्त किस हालत में मौजूद है, फौरन आपका जवाब होना चाहिए ये है हालत रफा के अंदर, ठीक है। सेकंड थिंग, हालत नसब, दूसरी चीज, रफा नसब जर, ठीक है। लाइन वाइज याद रखना, रफा नसब जर। रफा में हो गया दो पेश, नसब में क्या होगा, अगर इसम वाहिद हो तो हालत नसब में उसके आखिर पर दो जबर वाली तनवीन आती है और साथ में एक अलिफ भी दाखिल हो जाता है। अब आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। अक्सर कुरान पाक में आप लफ्ज के एंड पे अलिफ देखते हैं, जबर के साथ अलिफ भी आ रहा होता है, सही है ना। तो ये बेसिकली हालत नसब है। मुहम्मदन, जब मुहम्मदन लिखेंगे तो सिर्फ दो जबर डालना काफी नहीं होगा, आगे एक अलिफ भी मौजूद होगा। अब कुरान खोल कर जब आप पढ़ेंगे और जब इस तरह का लफ्ज आएगा, तो दो जबर के साथ अलिफ जब नजर आएगा तो आपको समझ में आएगी कि ये क्या हो रहा था। एक्चुअली वो हालत नसब में मौजूद था, सही हो गया। अगली हालत, हालत जर। अगर इसम वाहिद हो तो हालत जर में उसके आखिर पर दो जेर वाली तनवीन दाखिल कर देंगे, ठीक है। मोहम्मद दिन, सही हो गया। आसान सी फॉर्मूला है, रफा नसब जर उन अन इन, रफा नसब जर उन अन इन। आप लोगों ने ये बार बार रिपीट करनी है। जैसे छोटे बच्चों को आप नर्सरी राइम सिखाते हैं ना, वो मुंह पर बार बार उनके चढ़ जाती है, क्लैप योर हैंड्स, क्लैप योर हैंड, बार बार क्लैप योर फीट, क्लैप योर, इस तरह से स्टॉम्प योर फीट, स्टॉम्प योर फीट, बार बार रिपीट रिपीट रिपीट। वैसे रिपीट आपने भी करना है। रफा नसब जर उन अन इन, कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। एक दिन मुस्तकिल तकरार करें तो क्या होगा, आपको बिल्कुल याद हो जाएगी। लाइन वाइज याद रखें, क्योंकि ये वरना अदरवाइज आप भूल जाएंगे। लाइन वाइज याद करें, रट्टा मार ले, रफा नसब जर उन अन इन, साउंड से याद कर ले, उन अन इन, ठीक हो गया। आसान सी बात थी। इसी लफ्ज मोहम्मद के ऊपर मैं एग्जांपल्स देती हूँ, बहुत कॉमन एग्जांपल्स। कहाँ पे हम मोहम्मद को हालत रफा में यूज करते हैं, कहाँ पे हालत नसब में, कहाँ पे हालत जर में। मैं अभी एक्चुअली ये नहीं बताऊंगी कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हालत रफा में कब लिखना है और कब नहीं लिखना, कब नसब में आना है कब जर में, नहीं। मैं भी सिर्फ पहचान करवा रही हूँ, ये कब और क्यों होगा जब हम जुमला जोड़ रहे होंगे तब। फिलहाल हालतें पहचान लें आप, ठीक है। मैं आपको भी एग्जाम्पल वो दूंगी जो बहुत कॉमन है हमारे इर्द गिर्द, और हमारे मुंह से अक्सर वो अल्फाज कलिमात अदा हो रहे होते हैं, लेकिन हमने गौर नहीं कभी किया होता कि इसके अंदर मोहम्मद इन तीनों हालतों में मुख्तलिफ मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद रहा। सबसे पहली एग्जाम्पल, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा तैयबा। आप ये देखें इसके अंदर मोहम्मद किस हालत में मौजूद है, रफा में। मोहम्मदुन, कलमा कितनी दफा पढ़ते हैं हम सबको पढ़ना आता है, ठीक है ना। मुहम्मदुन, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, ये क्या है, अजान के कलमात। अजान सुनते हैं ना दिन में कितनी दफा कानों में पड़ती है, उसमें मोहम्मद मोहम्मद उनकी तरह नहीं आता, बल्कि मोहम्मदन की तरह आता है, सही है। तो ये है हालत
नसब। फिर आ गई चीज अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिमी। इसमें आपने मोहम्मद की कौन सी फॉर्म पढ़ी? जर। तो ये था रफा में, कलिमा में हम रफा में पढ़ रहे थे। नसब के अंदर वो अजान के कलमात में हमने नसब में पढ़ा इसको, और जर जो दुरूद शरीफ है उसके अंदर हमने इसको जर की हालत में पढ़ा। तब आपने देखा कि एक ही लफ्ज मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल हुआ, और ये वो चीजें हैं जो रूटीन में हम पढ़ते हैं। हमारी जुबान से ये कलिमात बहुत दफा निकलते हैं, या अजान के कलिमात हम बहुत दफा सुनते हैं। तो जब हम सुनते हैं तो हमने कभी गौर ही नहीं किया कि इन तीनों कलिमात के अंदर एक ही लफ्ज मोहम्मद मुख्तलिफ हालतों में इस्तेमाल हुआ था। आज के बाद याद रहेगा इंशाल्लाह। थोड़ी सी एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, एग्जाम्पल्स पे जाने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात, वाहिद इस्म के अराब में जो हालत नसब है, इस हवाले से एक पॉइंट आपने और नोट करना है। हमने बात की कि जब हालत नसब में इस्तेमाल होता है इस्म, तो उसके एंड पे दो जबर आती हैं और एक अलिफ भी दाखिल होता है, लेकिन ये अलिफ हर लफ्ज पर दाखिल नहीं होगा। किन अल्फाज पर अलिफ दाखिल नहीं होगा? सिर्फ दो तरह के अल्फाज हैं। वो कौन से हैं? वो वाले जिनके आखिर में गोलता आती है, या फिर अलिफ हमजा। अब ये दो कौन सी अलामतें हैं मुन्नस की? याद है आपको? अलामती मुन्नस में पढ़ी थी हमने। अलामती मुन्नस में हमने कुछ अलामात पढ़ी थी, उसमें से तीन अलामात में से दो ये हैं, एक गोलता और एक अलिफ हमजा। अगर आपको वो तीनों याद है तो आपको वैसे याद रह जाएगा रूल, कि बस उनमें से ये दो अलामतें आपने उठानी हैं, और इनके साथ आपने ये कह दिया कि अगर ये एंड में आ रही है ना, ये एंड में आ रही है। अब यहाँ पे नहीं देखना मोनस है या नहीं है। जिस तरह हमने एक एग्जाम्पल टेस्ट में पढ़ी, खलीफा, खलीफा मुजक्कर है, सबने उसे तकरीबन सबने मोनस लिखा हुआ था, क्योंकि गोलता आ रही थी एंड में। ठीक है, सिर्फ गोलता नहीं देखना। या उसामा, ठीक है, कोई भी ऐसा है। तो आप अगर मुजक्कर है या मोनस, कोई भी लफ्ज है, इसम वाहिद है, और उसके एंड में अगर गोलता या फिर अलिफ हमजा आ गया, तब सिर्फ दो जबर दाखिल होगी। क्यों? क्योंकि अब ये अलिफ हमजा तो वैसे ही अलिफ है, इसको मजीद अलिफ क्या करेंगे, क्योंकि ये भी तो अलिफ की एक टाइप है ना। हमने पढ़ा था ना अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा। ये अलिफ ममदूदा है, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी अलिफ है, तो इसके आगे अलिफ नहीं आएगा। कोई ऐसा वर्ड जिसके एंड पे अलिफ और हमजा हो, उसके आगे अलिफ मजीद नहीं डालना, सिर्फ दो जबर काफी हैं। और इसी तरह गोलता, गोलता के आगे जो है आपने अलिफ नहीं डालना, सिर्फ जबर डालनी है। बस ये रूल है, याद रखना है, बाद में लिख लेना। अच्छा, इस तरह एग्जाम्पल्स आप देखें, जैसे मुस्लिमा। अब मुस्लिमतन, मुस्लिमतन जो है वो सिर्फ दो जबर आएंगी, इसके आगे अलिफ नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह एक एग्जाम्पल है सऊदा, तो सऊदा अन, दो जबर, ठीक है। ये क्या था? अलिफ और हमजा, अलिफ और हमजा। सिर्फ हमजा नहीं, कुछ लफ्ज ऐसे होंगे जिधर एंड में सिर्फ हमजा आ रहा होगा, उनके साथ नहीं रूल लगाना, क्योंकि खाली हमजा का अगर इस्तेमाल होगा तो आप उसको उसको दो जबर डालकर अलिफ भी लिखेंगे। अगर आप लिखेंगे अलिफ और हमजा इकट्ठा, तो आपने अलिफ नहीं डालना, मजीद एक अलिफ नहीं ऐड करना, ठीक है। ये थी हालत नसब के हवाले से एक अहम बात, कि हर लफ्ज के अंदर नहीं अलिफ दाखिल होता। दो जबर तो हर एक पे दाखिल होंगी। अलिफ का मामला सिर्फ ये है कि गोलता और अलिफ हमजा के आगे अलिफ मजीद नहीं आता। अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। तो अब ये देखें, मैंने कुछ मुजक्कर की एग्जाम्पल दी हैं, कुछ मुन्नस की एग्जाम्पल्स दी हैं, लेकिन हैं सारे वाहिद इस्म, ठीक है। ये मुजक्कर में वलदुन लड़के को कहते हैं, वलद लड़के को कहते हैं, मुस्लिम मुसलमान को कहते हैं, किताब किताब को कहते हैं, मोमिन मोमिन को कहते हैं, बिन्त लड़की को कहते हैं, मुस्लिमा मुसलमान औरत को कहते हैं, आइन आंख को कहते हैं, निसा जो है वो खवातीन को कहते हैं। अच्छा, रफा नसब जर में अब आप देखें, वलदुन, वलदन, वलदिन। अब आप ये देखें, दो जबर और अलिफ। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, अलिफ डाला, मुस्लिमिन। किताबुन, किताबन, किताबिन। मुमिनुन, मुमिनन, मुमिनिन। बिनतुन, बिनतन, बिनतिन। मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन। अब देखें, बिंत में भी एंड पे ते है, और मुस्लिमा में भी एंड पे ते है, लेकिन ये ते सिंपल ते है, और ये ता गोल ता है। गोल ता के आगे अलिफ नहीं लगानी, सिंपल ते के आगे अलिफ लगा सकते हैं, ठीक है। बिन तुन में, बिन तन में अलिफ लगेगा, मुस्लिमतन में अलिफ नहीं लगेगा।
ऐनुन, ऐनन, ऐनिन। निसाउन, निसाअन, निसाइन। अब ये देखें यहाँ पे भी निसाअन में हमजा के ऊपर दो जबर खाली आए, मजीद अलिफ नहीं आया। क्यों? क्योंकि वर्ड का एंड अलिफ हमजा पर था। ठीक है, तो ये था वाहिद इस्म के एराब, उन, अन, इन, रफा, नसब, जर। ठीक है, अगला रूल मुसन्ना के लिए। मुसन्ना क्या था? मुसन्ना की पहचान क्या थी? कोई भी इस्म वाहिद हो और उसे अगर मुसन्ना बनाया जाए तो एक सिंपल रूल है, वो ये कहता है कि अलिफ और नून जेर नी दाखिल कर दें। टेस्ट के अंदर भी कुछ लोगों ने जेर नहीं डाली, जेर डालनी है। ठीक है, अभी मैंने फिलहाल ये चीजें इग्नोर कर दी, लेकिन नेक्स्ट टाइम इग्नोर नहीं होंगी, क्योंकि अगेन हम अब एराब पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉपर साउंड क्या है? आनी, आनी, नून जेर नी। ठीक है, आनी। तो ये मुसन्ना की पहचान है, आनी। अब हमने देखना है कि मुसन्ना इस्म हो तो तब क्या हालतें बनती हैं। हालत रफा, अगर इस्म मुसन्ना हो तो हालत रफा में आनी ही रहेगा, कुछ भी तब्दील नहीं होगा। जैसे कि हमने ओरिजिनल फॉर्म में पढ़ा था, मुस्लिमानी। ठीक है, मुस्लिम से मुस्लिमानी। अब आप देखें, अलिफ नून जेर नी, ये नून जेर नी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेर नहीं मिस करनी, आनी। ठीक है, हालत रफा में इस्म इसी तरह रहेगा। हालत नसब में इसके साथ क्या होगा? अगर इसम मुसन्ना हो तो हालत नसब में आनी को ऐनी में तब्दील कर देंगे, यानी अलिफ की बजाय अब या लगा दिया। नून जेर नी तो वही रहा, अलिफ की बजाय या लगा दिया। ठीक है, तो इसीलिए क्या बन गया? मुस्लिमैनी। अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है तजवीद के हवाले से। बहुत सारे लोग अरबी को पढ़ते हुए जब इस तरह के अल्फाज आते हैं या नून वाले, तो उनके साथ, और पीछे यानी जबर होता है, इनके साथ प्रॉब्लम क्या करते हैं पढ़ने में? उर्दू स्टाइल में पढ़ जाते हैं। इसको पढ़ेंगे मुस्लिमैन, मुस्लिमैन नहीं होगा, मुस्लिमैन नहीं होता। ठीक है, अक्सर लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो ये गलती कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मुंह पे उर्दू चढ़ी होती है, हम सादा अंदाज में मुस्लिमैन पढ़ के हट जाते हैं। नहीं, ये है आनी, आईनी। क्यों? क्योंकि जबर है। जब हमने मुसन्ना बनाया था तो रूल पड़ा था ना कि आखिरी हर्फ पर जबर दाखिल करें और आनी बनाएं। तो मुस्लिमानी, मुसन्ना की पहचान ये होगी कि लफ्ज के इधर जो, यानी आनी और आईनी से पहले लाजमी जबर लगा हुआ होगा। तो जबर के बाद जब या आता है तो आई की आवाज आती है, ए की आवाज नहीं आती। ये तजवीद का एक रूल है, ये करेक्ट कर लें, ये हम लोग प्रॉब्लम करते हैं उर्दू की वजह से। ठीक है, इसीलिए आप देखें कि जब अरबी का लफ्ज मैं लिखती हूँ आइन, आंख के लिए, तो मैं हमेशा उसे आइन बोलती हूँ, मैं उसे ऐन नहीं बोलती। हालांकि उर्दू में हम क्या बोलते हैं? कुरतुल ऐन, नूरुल ऐन, हम ऐन बोलते हैं, हम कभी भी आइन नहीं बोलते। लेकिन अरबी में इसको क्या बोलना है? आइन, आइन, आइन की आवाज। आवाजों पे, एराब के अंदर आप एक टिप याद रखें, आवाजों पे तवज्जो दें, मखारिज पे तवज्जो दें, आवाज पे तवज्जो दें। साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। उन, अन, इन, आनी, आईनी। ठीक है, आनी, आईनी। तो या, नून जेर नी, और यहां से आपको एक तजवीद का रूल भी पता चल गया। हालत जर में क्या होगा? हालत जर में भी सेम रहेगा जो हालत नसब में है। ठीक है, मुसन्ना की हालत नसब और हालत जर सेम होती है। ये जब हम जुमले बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस जगह पे वो मुस्लिमीन हालत जर में है, किस जगह पे हालत नसब में है। फिलहाल हमें वरी करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। हमें बस ये पता होना चाहिए कि हालत रफा में ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद है और हालत नसब और जर सेम है, और वो ऐनी की आवाज है। तो इसका रूल क्या बना? आनी, ऐनी, ऐनी। जिस तरह वाहिद का रूल था उन, अन, इन, इसका रूल है आनी, ऐनी, ऐनी, आनी, ऐनी, ऐनी। ठीक है, इसकी भी एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। जी, तो मुसन्ना इस्म के एराब के अंदर एक दफा फिर आपके सामने एक चार्ट रखा है मैंने, जहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हैं रफा, नसब और जर की। और इसमें अगेन मैंने कुछ मुजक्कर भी लिखी हैं एग्जाम्पल्स, कुछ मुअन्नस भी लिखी हैं। अब रफा के अंदर वलादानी, आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे एक लड़के की नहीं, दो लड़कों की बात हो रही है। वलादानी, दो लड़के, काफिरानी, दो काफिर, किताबानी,
दो किताबें, बिनतानी दो लड़कियां, मुस्लिमतानी दो मुसलमान औरतें, ऐनानी दो आंखें। ठीक है, तो ये है जी रफा। और नसब और जर, इसके अंदर क्या होगा, दोनों में सेम होगा। आनी से क्या बन गया, ऐनी, तो वलदानी, वलदैनी, वलदैनी। काफिरानी, काफिरैनी, काफिरैनी। किताबानी, किताबैनी, किताबैनी। बिनतानी, बिनतैनी, बिनतैनी। मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी। ऐनानी, ऐनैनी, ऐनैनी। ठीक है, तो ये बार बार आप अपने सामने रखकर प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बोल बोल के, बोल बोल के, बोल बोल के। अगर खवातीन आप में से जो मौजूद हैं किचन के काम करने वाली, बेशक किचन के ऊपर, अलमारी के ऊपर एक दो लफ्ज लिखकर चार्ट पेस्ट कर दें, और उसके बाद उठते बैठते जब जब किचन में जाएं आप दो चार दफा इसको पढ़ती रहें, आपके मुंह पे एक दिन में ही चढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो एक दफा आज के पढ़े गए रूल्स अभी याद रखें। जमा हमने नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ वाहिद और मुसन्ना को देखा है। अब वाहिद और मुसन्ना की खूबी यह है कि इसमें चाहे मुअन्नस हो चाहे मुजक्कर हो, रूल सेम रहता है। ठीक है, जमा के अंदर मैंने आज के दिन उसको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि जमा के अंदर मुजक्कर और मुअन्नस से भी फर्क पड़ जाता है कि जमा मुजक्कर है तो क्या होगा, जमा मुअन्नस है तो क्या होगा। वो इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने जो पढ़ा वो ये था कि वाहिद और मुसन्ना इसम के एराब, यानी कि पहली बात है कि एराब पता होने चाहिए क्या है। एराब है, तीन तरह की हालतें होती हैं, रफा, नसब, जर। ठीक है, और इसकी पहचान क्या है, वाहिद के केस में आखिर में दो पेश, नसब में दो जबर अलिफ, जर में दो जेर। नसब के अंदर दो जबर के साथ अलिफ कब नहीं आएगा, सिर्फ दो अलामतें हैं, अगर इसम के आखिर पे गोलता है या इसम के आखिर पे अलिफ और हमजा है, इन दो सूरतों के अंदर अलिफ नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ दो जबर आएंगे। अदरवाइज हर तरह के वाहिद इसम के आखिर में दो जबर और अलिफ आएंगे। फिर इससे आप देखें कि मुसन्ना जो है उसमें रफा है आनी, और नसब और जर है ऐनी, ऐनी। ठीक है, ये था आज का कंप्लीट टॉपिक। और आप इसके अंदर ये चीज देखें कि जब हमने एराब पढ़े तो हमने एराब के शुरू में एक बात की थी कि एराब उस चीज का नाम है कि जब लफ्ज अपने मानी की तब्दीली के बगैर, मानी की तब्दीली के बगैर सिर्फ हालत या शक्ल तब्दील करता है। तो अब आप ये देखें, जब हमने कहा था वलादानी दो लड़के, और जब हमने कहा था वलादैनी दो, तब भी इसका मतलब दो लड़के ही रहा। हालत फर्क हो गई, शक्ल फर्क हो गई, ठीक है, लेकिन मानी में कोई तब्दीली नहीं आई, मीनिंग्स नहीं बदले। ये सारे काफिरानी, काफिरैनी, ये सब दो दो की फॉर्म में, किताबानी का जो मतलब है वही किताबैनी का मतलब है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, एराब मानी में तब्दीली नहीं लाता, एराब हालत और शक्ल में तब्दीली का नाम है। तो आए कुछ मश्क कर लेते हैं कुरान की। मैंने फिर से सूरह रहमान की आयत रखी हैं आपके सामने, और इस दफा मैंने आप लोगों के लिए एक आसानी ये की है कि सिर्फ वो लफ्ज पिक कर लिए हैं जिनको आज हमने डिस्कस करना है अपने एराब के हवाले से, और वो ये लफ्ज हैं, हाईलाइटेड हैं आयत के अंदर, और मैंने नीचे भी लिख दिए हैं। अब वन बाय वन आपने मुझे इसकी हालत बतानी है। जो जो बताना चाहता है हाथ खड़ा करे। अहमद बताओ, सलसल इनकी क्या होगी हालत, ये रफा है, नसब है, या जर है? हालत जर, वेरी गुड जी। परवीन काजी, मारिजिन, परवीन, हालत जर। हालत जर, वेरी गुड। अच्छा जी, आमिना अम्मार, नारिन, हालत जर। हालत जर, अच्छा जी। हादिया उस्मान, हादिया पे मुश्किल लफ्ज आ गया, मशरिकैनी। ये मुस ये मुसन्ना का जो नस्ब और जर है। शाबाश हादिया, वेरी गुड। नसब और जर दोनों की तरह इस्तेमाल हो सकता है, मशरिकैनी, और ये मुसन्ना का है, वेरी गुड। ये अभी तक जो तीन पीछे पढ़े थे हमने, ये वाहिद इसम थे, ये मुसन्ना का नसब और जर है। शाबाश हादिया। अच्छा जी, और अहमद साकिब अब आपकी बारी। मगरिबैनी, अच्छा बहरैन, किस बहरैनी, ये क्या है? मुसन्ना की हालत नस्ब। हाँ जी, मुसन्ना की हालत नसब या जर दोनों हो सकती हैं, वेरी गुड। अच्छा जी, बरज़खुन,
बरज़खुन। आमिना अम्मार आप बताएं। बरज़खुन। ये फर्स्ट वाली जर है, रफा। ये रफा, जर हालत है। रफा। और ये वाहिद इसम है, उसकी हालत रफा। अभी खत्म नहीं हुई प्रैक्टिस, जी। डोंट वरी, आगे भी जा रही है। आयात आगे भी जा रही हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि इनका मतलब क्या है। खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फखार, तख्लीक किया इंसान को गारे जैसी खनखनाती हुई मिट्टी के साथ। ठीक है, तो सलसाल जो है वो खनखनाती हुई मिट्टी होती है। ठीक है। अच्छा, फिर है वखलकल जान्ना मिन मारिजिम मिन नार, और तख्लीक किया जिन्नात को, जिन को, मारिज यानी शोले से, आग के। नार आग को कहते हैं, मारिज शोले को कहते हैं, तो दोनों वाहिद इसम है। तो मारिज जो है वो मारिजिन की फॉर्म में आया है, जेर की, दो जेर की फॉर्म में, तो जर है। और नार जो है वो भी दो जेर की फॉर्म में आया है, तो जर है। फिर जो फबियजी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, रब्बुल मशरिकैनी। जब मैंने आप लोगों को सूरह रहमान की तफसीर करवाई थी तो आपको अच्छी तरह याद होगा, यहाँ पर मैंने कहा था वो रब है दो मशरिकों का। आज समझ में आ रही है ये दो मशरिकें कैसे हैं। हाँ। मशरिकानी इसकी हालत रफा थी, और मशरिकैनी इस मशरिक की मुसन्ना की हालत नसब और जर थी। तो इस वर्ड के एंड पे हालत देख के पहचाना कि ये आईनी की आवाज है, तो इस वजह से क्या है, ये दो का सीगा है, यानी दो मशरिकों का रब है। व रब्बुल मगरिबैनी, और वो दो मगरिबों का रब है। फबी अजी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, मरजल बहरैनी यल्तक़ियान। अब याद आ गया, बाहर से बहरीन, दो बहर, दो समंदरों की यहाँ बात हुई थी कि वो जो है उनकी आपस में मिलते हैं। बहरीन यानी दो बहर, और ये भी आईनी की आवाज की वजह से हमें पता चला कि ये दो की बात हो रही है। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान, और उन दोनों के दरमियान में एक बरज़ख है, एक पर्दा है, जिसकी वजह से वो दोनों मिलते नहीं है, यानी मिलकर भी नहीं मिलते, सेपरेट रहते हैं। और हम यहाँ पे हमने देखा था कि दुनिया के अंदर अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन एक ऐसी जगह पर मिलता है जहां दोनों पानियों का कलर बिल्कुल फर्क है, बिल्कुल जुदा है। और दोनों पानी समंदर, बहर, ओशन, ओशन ओशन सबसे बड़ी पानी की बॉडी को कहते हैं, वो आकर टकराते हैं लेकिन आपस में मिक्स नहीं होते। ये अमेजिंग फिनोमिना है, और अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले कुरान पाक के अंदर ये आयत दे दी थी। आज हम इसे आई विटनेस करते हैं कि हाँ ये चीज मौजूद है। तो बैनहुमा के अंदर क्या है, अल्लाह ताला ने एक बरज़ख रखा है, यानी पर्दा। और बरज़ख वाहिद इसम है, एक बरज़ख रखा है, एक पर्दा। ठीक है, तो बरज़खुन रफा, रफा में इस्तेमाल हुआ, और ये वाहिद इसम था। ठीक है, बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अगला पेज, अगली आयात वो भी सूरह रहमान की ली है मैंने, लेकिन जरा एंड से, ये शुरू की आयात थी, अब जरा मैंने एंड से आयात उठाई हैं। और इसमें भी इसी तरह मैं अल्फाज जो है वो कुछ नीचे लिख रही हूँ। पहले अल्फाज को देख लें, फिर तर्जुमे पर चले जाएंगे। सबसे पहले लफ्ज है जन्नतानी। मैम ये है मुसन्ना, और फर्स्ट वाली रफा। रफा, शाबाश, ये है मुसन्ना और हालत रफा। ठीक है, अब आप लोगों ने ये भी बताना है कि वाहिद इसम है या मुसन्ना इसम है, और फिर उसकी हालत बतानी है। तो रफा है और ये मुसन्ना है, इसका मतलब है दो जन्नतें। वली मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान। ठीक है, और जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा, उसके लिए दो जन्नतें हैं। ठीक है, फबी अजियाला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अच्छा जी, अफनानिन, हादिया उस्मान, अफनानिन। ओ ये चाची। ये जो है ये मुसन्ना की जर है। ये मुसन्ना की जर है? नहीं, गलत। अ, ये मुसन्ना नहीं है ये, कौन बताएगा। मुसन्ना नहीं है ये। आन से आप कंफ्यूज ना हो, मुसन्ना की पहचान है आनी। मुसन्ना की पहचान है आनी, एक जेर, एक एक वाहिद इसम है अफनान। ठीक है, और ये है उसकी ऑफ कोर्स हालत जर। अच्छा, नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट है जी आई नानी। मुसन्ना और ये रफा। रफा, मुसन्ना रफा, क्योंकि आ नहीं आया। ठीक है, दो वैसे तो ईनान ही दो आंखें होती हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने तब भी बताया था ईनान जो है, यहाँ पे चश्मे को भी ऐन कहते हैं, आइन कहते हैं, तो ईनान ही का मतलब है दो चश्मे।
तो यहाँ पे दो जन्नतों की बात हो रही है जिनके अंदर जो है वो सब्ज ग्रीनरी होगी, बहुत सारी जो है वो शाखें होंगी, जवाता अफनान, और फिर फीहिमा आइनानी तजरियान, और उनके नीचे उनके अंदर दो चश्मे बह रहे होंगे, उन दोनों के अंदर दो चश्मे बह रहे होंगे। अच्छा, फिर अगला लफ्ज है फाकिहातिन। ये वाहिद क्या है? ये वाहिद है, वाहिद। हालत जर जरूर हाँ है, जी। ये वाहिद है। अभी तक वाहिद और मुसन्ना के कॉन्सेप्ट जिसके क्लियर नहीं हुए ना, वो गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, फाकिहातिन, अभी मैं बार बार बता रही हूँ आप लोगों को, एराब के टॉपिक से पहले वाहिद, मुसन्ना, जमा, ये बहुत अच्छी तरह क्लियर होनी चाहिए, बहुत अच्छी तरह बार बार रिवाइज करें। सिंपल सिंपल रूल्स हैं। मुसन्ना का रूल ये कहता है कि उसके एंड पे आनी होता है, उसके नीचे दो जेर हो ही नहीं सकती। दो जबर, दो जेर, दो पेश, तो पहचान ही वाहिद की है। हिमा मिन कुल्ली फाकिहातिन, ये बेसिकली हालत जर में है, और ये वाहिद इसम है, यानी कि उन दोनों के अंदर हर तरह के फल होंगे। फाकिहा फल को कहते हैं। और जौजान, जौजानी क्या है? जौजानी, जी परवीन। मुसन्ना की रफा। हाँ, मुसन्ना की रफा, मुसन्ना की रफा, वेरी गुड। ये है क्योंकि आनी है एंड पे, तो मुसन्ना की रफा, और इसका मतलब होता है दो जोड़ी, जोड़ी वाले, दो पेयर्स में। तो उसके अंदर हर तरह के फल होंगे जोड़ीदार, दो दो तरह की, दो दो जोड़ी की फॉर्म में। अच्छा, अगला सवाल है वो हालत जर में है। इस्तबरक, इस्तबरक, इस्तबरक कौन बताएगा? जी, ये हालत जर में है। जी, और ये क्या है, वाहिद है या मुसन्ना? ये वाहिद है। ये वाहिद। मुसन्ना में तो तनवीन नहीं होगी ना? जी जी बिल्कुल। जन्नतानी, ओ ये गलत लिख दिया मैंने। एक्चुअली यहाँ पे लफ्ज जन्नतानी नहीं है। अब यहाँ पे आप देखें, ये लफ्ज मैंने लिखना था, वजनल जन्नतैनी दान, जन्नतैनी। मुझे कौन बताएगा जन्नतैनी का क्या, जन्नतैनी क्या है? नसब और जर। नसब और जर दोनों में है, ठीक है। एक्चुअली ये नसब और जर दोनों, जब यहाँ पे लफ्ज मैं करेक्ट कर दूंगी, जन्नतैनी दान है, और जन्नतैनी दो जन्नतें, तो मुसन्ना के अंदर जब आईनी की आवाज आती है तो वो नसब भी हो सकता है और जर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये थी आज की प्रैक्टिस। और आप लोगों को बहुत प्रैक्टिस की फिलहाल जरूरत है, क्योंकि आप लोगों के लिए बिल्कुल नया टॉपिक है ये। इसीलिए बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपको अभी एकदम से कंफ्यूजन जरूर लगेगी, लेकिन ये जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। बस रूल्स पे याद रखा करें, जो स्लाइड मैं भेजती हूँ आपको उसके अंदर से खास वो स्लाइड ले लिया करें जिसके अंदर हर तरह का रूल लिखा होता है। रूल्स को याद करें, ठीक है। आज का सबक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इल्म में नफ़ा बख्श इजाफा फरमाए, और हमारे लिए अरबी के इस सफ़र को आसान बनाए, और हमें इस सारी एफर्ट का अल्लाह ताला हमें बेहतरीन सिला जन्नतों की फॉर्म में दे दें। आमीन सुम आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।